जो मुट्ठी भर लोग हैं वही तो इनके जेब के, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के एकदम गुलाम बन के काम कर रहे हैं। बाकी जो नीचे के अफसर हैं, सीबीआई में हो, ईडी में हो या पुलिसों में भी हो, अलग अलग पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं पूरे देश में, वो क्या आपको लगता है खुद हैं, खुश हैं? सच तो ये है कि जो बाबरी मस्जिद का केस है, पूरी दुनिया ने बाबरी मस्जिद ढहते हुए देखी, ये सच है। अब इस सच पे परत चढ़ाई जा सकती है। इस इन्वेस्टिगेशन पे भी इन्वेस्टिगेशन होने का भारत के संविधान में प्रावधान है कि किन वजह से इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि हजारों लोगों के कत्ल के ऊपर पर्दा ढाक दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ लेने के बाद एक फैसला आया 2 दिन बाद। 2 खबरें आईं, एक ये कि बाबरी मस्जिद के फला केस को बंद कर दिया गया है, और दूसरी बात आई 2002 गुजरात दंगे के कई केसेस बंद कर दिए गए हैं। काफ़ी सुर्खियां मीडिया में आई और कहीं ना कहीं एक तरह से उसके ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अब जो है 2.5 महीने के लिए जो चीफ जस्टिस बने हैं वो उनके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने सारे काम कराएगी। नेक्स्ट अगले ही दिन बोफोर्स के केसेस बंद करने की बात सामने आई। क्या है इस सब की पूरी कहानी? क्या वाकई में इन केसेस को बंद कर दिया गया है या सिर्फ कुछ केसेस हैं जिनको बंद किया गया है? इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए क्या है इसमें पूरी कानूनी प्रक्रिया, उस पर बात करेंगे। महमूद पराचा हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद ख़ास तौर से मुसलमानों में बेचैनी है इस फैसले के बाद, और ये कह रहे हैं कि 2.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, 2.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, ये बात तो एकदम दुरुस्त है, लेकिन भारत का संविधान अगर आप लोग मिल के बचाने की कोशिश करेंगे तब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल डरने की या मरगूब होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, इस बार फिर बताता हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में ही बताता हूँ कि भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो देश की जनता के नौकर होते हैं, तो उनकी एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी उन्हें उस तरीके से कर रही है जिस तरीके से करने के लिए संविधान ने और कानून ने उनको ये नौकरी दी है भारत की जनता के बिहाफ पे। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की नहीं है ज़रूरत। जनता सबसे ऊपर है, और जनता से भी ऊपर अगर कोई चीज़ है तो इंसाफ और बराबरी है भारत के संविधान में। तो इंसाफ और बराबरी के रास्ते कोई चीफ जस्टिस, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई प्राइम मिनिस्टर ख़त्म नहीं कर सकता जब तक भारत का संविधान हम लोग मजबूती से पकड़े रहेंगे और उसको बचा के मजबूत रखेंगे। तो बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है। एक जजमेंट आई है, दूसरा कोई आएगा उसको रिव्यू कर सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन हो सकती है। मैं आपको प्रावधान बताना चाहता हूँ कानून के। जजों के खिलाफ भी आईपीसी में कानून है कि अगर कोई जज गलत फैसला करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और अगर कोई साजिश के तहत जज फैसला करता है तो उसके खिलाफ साजिश के तहत फैसला करने का मुकदमा दर्ज हो सकता है, और वो जो जजमेंट पास की है वो निरस्त भी हो सकती है। तो बिल्कुल भी भारत के संविधान पे भरोसा ना छोड़ें लोग। प्रावधान है अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की कई जजमेंट्स हैं कि हर एक कोर्ट की, चाहे चीफ जस्टिस का कोर्ट हो चाहे मैजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, ये उसकी एग्जिस्टेंस यानी कि उसके वजूद की वजह है सच ढूंढना और सच तक पहुंचना। तो जिस चीज़ का अदालतों का तो वजूद ही सच ढूंढने के लिए, जब तक सच ढूंढा जाना, पूरा प्योर अनअडल्ट्रेटेड बगैर मिलावट का सच ढूंढे जाने की प्रक्रिया या तरीका या काम पूरा नहीं होता, अदालतों का काम ख़त्म नहीं होता। हौसला रखें, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और लगन से काम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। लेकिन चीफ जस्टिस का फैसला है, उसको कहाँ आप जाके अपील कर सकते हैं? मैं तो प्रावधान ही बता सकता हूँ जो मैं बता चुका हूँ। चीफ जस्टिस पे भी वही कानून लागू होता है और मैजिस्ट्रेट पे भी वही कानून होता है। और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बता दी कि कोर्ट की तो एग्जिस्टेंस, वजूद की वजह ही है कि सच ढूंढा जाए। सच तो ये नहीं है, सच ये है कि हज़ारों लोग गुजरात में मरे। सच तो ये है कि जो बाबरी मस्जिद का केस है, पूरी दुनिया ने बाबरी मस्जिद ढहते हुए देखी, ये सच है। अब इस सच पे परत चढ़ाई जा सकती है, जजमेंट्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन इस सच को
ख़त्म नहीं किया जा सकता कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, वो तोड़ी गई और उसके बाद एक ऐसा फैसला आया जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने तनकीद की, और वो फैसला लिखने वाले जो चीफ जस्टिस साहब थे, उस बेंच के जो चीफ जस्टिस साहब थे, उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दी गई। ये तो सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज नहीं तो कल सच साबित होता है, उसके तरीके भारत के संविधान में हैं। गुजरात का सच है, हज़ारों लोग मरे, हज़ारों लोगों के मरने पे FIRs दर्ज जो हुई, उसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था, हमारी न्यायिक प्रक्रिया सेटिस्फाई नहीं थी, इन्वेस्टिगेशंस ट्रांसफ़र हुई क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी, मैं बता चुका हूँ अपने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे अहमद पटेल, UPA के सरकार में 10 सालों तक उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी और इनके दूसरे लोगों की मदद की। उसकी वजह से बावजूद इसके कि कोर्ट ने ये माना कि इनका ट्रायल गुजरात में नहीं हो सकता ठीक से, किसी दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन अहमद पटेल साहब की मदद से वहाँ भी ये लोग बरी हुए। इस सब चीज़ों को कोई नकार नहीं सकता। बरी होने के बाद भी जिस तरीके से मामलों को रफा दफा किया जा रहा है, और जो तीस्ता सीतलवाद हैं और जो 2 पुलिस ऑफिसर हैं, भट्ट साहब और जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो उनको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, उन्हें जेल भेजा गया, ये भी सच है। तो उस FIR कराने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस इन्वेस्टिगेशन पे भी इन्वेस्टिगेशन होने का भारत के संविधान में प्रावधान है कि किन वजह से इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि हज़ारों लोगों के कत्ल के ऊपर पर्दा ढाक दिया जाए। इन सभी बातों के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट तक सेटिस्फाई नहीं थी कि इन्वेस्टिगेशन उस केस में ठीक नहीं हो रही है, केसेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बदली गई, केस ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद भी विटनेसेस को धमका गया। आप ऑर्डर लिखें, ऑर्डर पढ़े ना आप, विटनेसेस को फिर भी धमकाया गया, विटनेसेस ने केस सपोर्ट नहीं किए, तो बहुत से लोगों को जिनको फांसी होनी चाहिए थी, फांसी की सज़ा नहीं हुई, उम्र कैद की सज़ा हुई, और उम्र कैद की सज़ा से सभी कानूनों को तोड़ मरोड़ के अपने खुद के लोग, बीजेपी के मेंबर्स जो बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स थे, उन्हें उन कमेटी में मेंबर रख के उनको बाहर निकाला गया जेलों से, और उसके बाद उनकी तारीफ़ की गई, उनके संस्कारों को, उनके जो ब्राह्मण होने की वजह से जो उनके अच्छे संस्कार थे, वो बीजेपी वालों ने खुद उनकी तारीफ़ की। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, होम मिनिस्टर साहब चुप रहे, तो ये सब भी सच है जो आज नहीं तो कल सामने ज़रूर आए। जहाँ एक तरफ इस तरह के फैसले आते हैं, बिल्किस बानो के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो नोटिस किया गया सरकारों को, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार को भी, और इस तरह के बीच बीच में इस तरह के फैसले आते हैं। जैसे कल तीस्ता सीतलवाल को ज़मानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, ये कहते हुए भी कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा पूरी ज़मानत के लिए। तो इस तरह के फैसलों को किस तरह से देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है बैलेंसिंग एक्ट, तो अब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अलग से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है बड़ा नुकसान करो, छोटा फ़ायदा करो। जो फ़ायदा नज़र आए तो लोगों को लगता है नहीं यार कुछ तो अभी उम्मीद बाकी है, लेकिन उम्मीद रखनी है देश की जनता को भारत के संविधान पे, और उम्मीद रखनी है पीसफुल प्रोटेस्ट करके इन सभी संस्थानों के ऊपर जो दबाव हैं, सुप्रीम कोर्ट, CBI, ED। आपको क्या लगता है ED के जो ऑफिसर्स हैं सारे खुश हैं? जो मुट्ठी भर लोग हैं वही तो इनके जेब के, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के एकदम गुलाम बन के काम कर रहे हैं। बाकी जो नीचे के अफसर हैं, CBI में हो, ED में हो, या पुलिसों में भी हो, अलग अलग पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं पूरे देश में, वो क्या आपको लगता है खुश हैं? मुझे सड़कों पे रोक रोक के ED के अफसर, CBI के अफसर कहीं मार्केट में मिल जाते हैं, मुझसे आके कोने में ले जाके मुझसे बात करते हैं कि आप जैसे लोग ही हमारी होप है, हम लोग खुद घुटन महसूस करते हैं जो हमसे गलत काम कराए जा रहे हैं, जो राजनीतिक फ़ायदों की वजह से वो जो हम लोगों के सुपीरियर्स हमसे ज़बरदस्ती ये काम करा रहे हैं, उससे हमारा दम घुट रहा है। आप लोग ज़्यादा मेहनत करो और मेहनत करो ताकि हम लोग भी आज़ाद हो सके। ये ED, CBI, पुलिस के अधिकारी सड़कों पे रोक रोक के हम जैसे लोगों से बात करते हैं। तो समझ लीजिए अच्छे अफसर मौजूद हैं, बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। और आज नहीं तो कल वो लोग हमें जो इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, वो जब हम जनता के सामने लाएंगे, अदालतों के सामने लाएंगे और उसका प्रक्रिया करेंगे, तो ये सब जो रेत के महल बन रहे हैं ना, ये सब ढहेंगे और भारत का संविधान सबसे ऊपर साबित होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि देश की जनता जो इस देश की मालिक है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए
सड़कों पे आए और ये जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। आप खुद देखेंगे कितने अफसर जो ईमानदार हैं, जहाँ इनमें ईमानदारी बाकी है, वो सब सामने आके आपकी कितनी मदद करेंगे इन केसेस में। बिल्किस बानो मामलों में अगर कानून के जानकारों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि उम्र कैद की सज़ा में 15 साल बाद उसमें रिव्यू किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या है। एक और एग्जांपल देके मैं आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझाता हूँ। बंदी सिंह हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, एक जगतार सिंह हमारा जत्थेदार साहब हैं जिनको 10 लाख लोगों ने, सिख संगत ने पंजाब में अपना अकाल तख्त का, जो उनकी सबसे बड़ी रिलीजियस जगह है, हरमंदिर साहब में अकाल तख्त जो है उसका जत्थेदार नियुक्त किया। वो आज 28 साल होने को आ गए उनको, वो जेल में है। उनके ऊपर अभी जुर्म जो है सुप्रीम कोर्ट तक से साबित नहीं हुआ। एक ही इंसान को मारने का उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे लगाए गए थे, ज़्यादातर मुकदमों में वो बरी हो गए। एक मुकदमा उनके ऊपर बाकी है कि एक व्यक्ति की हत्या की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सज़ा नहीं हुई, उनको तो आज तक जेल से बाहर निकाला नहीं गया। उसी तरीके से दर्जनों एग्जाम्पल सिख बंदी हैं उनके हैं ये, और उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि उन्होंने 5 साल की बच्ची का रेप किया। उन्होंने बच्चों को माओ के पेट से, जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनको पेट फाड़ फाड़ के निकाला। 5 महीने प्रेग्नेंट लेडीज़ का रेप किया उनकी सारी फैमिलीज़ के सामने, और उनके बाद पूरी फैमिली मेम्बर्स को मार दिया। ये इल्ज़ाम नहीं थे उनके ऊपर। ऐसे इल्ज़ाम वालों के लिए अपने खुद के पार्टी के मेंबर्स आधे रख के और आधे बाकी बचे हुए जो थे वो वैसे मेंबर्स रख के, जिसका एग्जांपल मैंने अभी सभी जानते हैं कि एक चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने एक फैसला दिया, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, जिनको ये 2 और 2 4 लोग गिनते हैं ना, तो वैसे बाकी 5 मेंबर वो, उनको कानून के खिलाफ जाके उन्होंने अपना कोई माइंड भी अप्लाई नहीं किया। उनका माइंड क्या अप्लाई हुआ, वो बीजेपी के जो मेंबर थे उन्होंने खुद ही बता दिया कि इनके संस्कार अच्छे थे। अच्छे संस्कार क्या होते हैं? बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का रेप करना, लोगों की हत्या करना, प्रेग्नेंट लेडीज़ की रेप करना, लोगों को ज़िंदा जलाना, हज़ारों लोगों को ज़िंदा जलाना अच्छे संस्कार होते हैं किसी कम्युनिटी के उनके हिसाब से। तो ये इस तरीके से जो उनको बाहर निकाला गया, और किस टाइम जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त का ऐलान कर रहे हैं, तो ये सब बातें दिखाती हैं कि ये फैसला किस वजूहात से, और एक ये क्रिमिनल फैसला है, तो ये वजूहात दिखाती हैं कि ये कितना बड़ा गलत और बिल्कुल क्रिमिनल फैसला है, जिसके पीछे वजह जो है वो बहुत सिंपल है। अगर मुल्जिम होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से कुछ बॉसेस होते हैं और कुछ फुट सोल्जर्स होते हैं। तो फुट सोल्जर्स को बॉसेस वादा करते हैं कि हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, और ऐसा हुआ है गुजरात में, देखा आप लोगों ने। जब छुड़ाने में देर लगती है तो वो लोग गुहार लगाते हैं, छुड़ाओ, गुहार लगाते रहते हैं। जब गुहार लगा के भी नहीं छुड़ा पाते ऊपर वाले लोग, तो फिर वो ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपका नाम ले देंगे। तो क्या वजूहत है, ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए भी हाई कमांड बीजेपी की, एनडीए गवर्नमेंट क्यों मजबूर है? क्या ब्लैकमेलिंग की गई थी कि हम आपका नाम ले देंगे? ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। जब न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी, जब दूसरी सरकारें आएंगी, और दूसरी सरकारों में भी कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा अहमद पटेल साहब जैसा, जो इनका ही दोस्त होगा मुल्जिमों का या मुजरिमों का, तब अगर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सब सच्चाइयाँ सामने आएंगी, इन सब चीज़ों की वजूहात सामने आएंगी। शुक्रिया महमूद पराचा साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ख़ासतौर से इन दिनों में, जो हालिया दिनों में जो फैसले आ रहे हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा हो सकती है। एक पूरी प्रक्रिया है और उसमें भी जाया जा सकता है। जिस तरह से अभी जो फैसले आ रहे हैं, तो इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कानून पर लोगों को विश्वास रखने की ज़रूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।